आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस मतलब BH कर्व। अपन उसी को हिस्टेरेसिस लूप या हिस्टेरेसिस कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक्चुअल में इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस? तो इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन चूजिंग एंड डिज़ाइनिंग द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स। मतलब कि कोई भी ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिकल मशीन जब हम डिज़ाइन करते हैं या उसके मटेरियल को चूज़ करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस को स्टडी करने के बाद ही हम लोग कोर या ट्रांसफार्मर की कोर या इलेक्ट्रिकल मशीन्स की कोर, आर्मेचर की कोर है या उसके बॉडी की कोर है, उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्या उसकी का रीज़न है ये अभी हम लोगों को आगे समझ में आएगा जब हम इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे हिस्टेरेसिस कर्व जो है वो इस चीज़ में वर्क करता है। ठीक है, हिस्टेरेसिस कर्व को यदि अपन डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो द लैगिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंडक्शन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, फ्लक्स डेंसिटी को अपन बी बोलते हैं। फ्लक्स डेंसिटी जो इंड्यूस होती है किसी भी मटेरियल में वो एच को लैग करती है। ठीक है, या फिर लैगिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यदि कोई भी मटेरियल जो है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण मैग्नेटाइज हो रहा है तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो इस एक्सटर्नल फोर्स को लैग करता है। लैगिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो हमको एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगानी पड़ती है, बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं किसी भी मटेरियल में। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपन लेते हैं, वो जब मैग्नेटाइज होता है तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो लैग करता है इस एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स से। उसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि इंडक्शन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि जब भी हम कोई मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स किसी मटेरियल में हम जब अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ फ्लक्स इंड्यूस होता है और फ्लक्स पर यूनिट एरिया को अपन बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। तो ये फ्लक्स भी इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स को लैग करता है और फ्लक्स डेंसिटी भी इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स को लैग करती है। इंडक्शन मतलब उसमें फ्लक्स डेंसिटी का इंड्यूस होना इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स को लगाने से लैग करता है। हिस्टेरेसिस का यदि वर्ड मीनिंग अपन देखें तो हिस्टेरेसिस के वर्ड का मीनिंग होता है टू लैग बिहाइंड। ठीक है, किसी चीज के पीछे चलना। तो यहां पर जो बी होता है वो एच के पीछे रहता है, बी जो होता है वो एच से लैग करता है, इसलिए इसका नाम है हिस्टेरेसिस। ठीक है, तो ये होता है हिस्टेरेसिस लूप और हिस्टेरेसिस कर्व। हम लोग अभी इसी बी और एच के बीच में कर्व बनाएंगे। ठीक है, इस बी और इस एच के बीच में कर्व बनाएंगे और वो कर्व कहलाएगा BH कर्व या हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन पढ़ते हैं हिस्टेरेसिस लूप या हिस्टेरेसिस कर्व को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग बना लेते हैं, जब भी अपने को हिस्टेरेसिस लूप या हिस्टेरेसिस कर्व पढ़ना होगा तो अपन एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस में हम लोग बनाते हैं H, जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसका फॉर्मूला होता है NI/L। और वाई एक्सिस में हम लोग बना लेते हैं B, मतलब फ्लक्स डेंसिटी, विच इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले से ड्रॉ करके रख लेते हैं। ठीक है, अब हमको जब इस कर्व को ट्रेस करना है, जब हमको ये कर्व बनाना है बी और एच के बीच का, तो इसका पूरा एक सेटअप होता है। वो सेटअप कैसा होता है देखिए, तो ऐसा एक सेटअप होता है। हम लोग सबसे पहले एक सोलेनॉइड लेते हैं। ठीक है, एक सोलेनॉइड लेते हैं जो कि हॉलो सोलेनॉइड रहती है। इस सोलेनॉइड में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स अपन वाउंड करते हैं और उसमें कुछ करंट फ्लो कराते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए n है, ये 300, 500, 1000 टर्न्स हो सकते हैं। कुछ करंट अपन फ्लो कराते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और इस हॉलो सिलेंडर के अंदर अपन एक मैग्नेटिक मटेरियल पुट करते हैं, जिस मैग्नेटिक मटेरियल का हमको हिस्टेरेसिस कर्व बनाना है। जनरली ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अपन लोग एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं और इस मैग्नेटिक मटेरियल में कितनी फ्लक्स डेंसिटी बन रही है, इन दोनों के बीच का अपन कर्व बनाएंगे। तो ये वो मैग्नेटिक मटेरियल है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसका हमको BH कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए तो अब अपन देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो इस सेटअप में क्या क्या है अपन देख लें उसको। तो ये तो मैंने बता दिया कि एक हॉलो सिलेंड्रिकल सोलेनाइड है जिसके अंदर हमने ये वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा है। इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हमने सोलेनाइड में वाउंड करके रखे हैं। इसके अक्रॉस हमने एक वोल्टेज V लगाया हुआ है और एक
वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर रखा है, इस रेजिस्टेंस को अपन धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो करंट धीरे धीरे कम होगा, या इसको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या है, इस रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, टू कंट्रोल द करंट। ठीक है, यदि हम इस सोलेनॉइड में जाने वाले करंट को कंट्रोल कर सके, उसको ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। ठीक है, ये हमने यहां पर डीसी वोल्ट लगाया है एक्सप्लेन करने के लिए, और एसी वोल्टेज भी अपन लगा सकते थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन लोग इसको कैसे करना है। ठीक, तो मैंने बताया कि हम लोग एक एक्स एक्सिस में एच और वाई एक्सिस में बी बना लेते हैं। ये बी और एच है क्या एक्चुअल में, ये अपन सब जानते हैं कि बी जो होता है वो फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है, जिसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। और एच क्या होता है, तो एच जो होता है वो एन आई अपॉन एल होता है। एन आई क्या रहता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मैग्नेटिक सर्किट के बेसिक टर्मिनोलॉजी, जब हमने एक वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। एन आई जो होता है वो एमएमएफ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब एच क्या होता है, ये एमएमएफ पर यूनिट लेंथ होती है। एल क्या है, ये लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट पाथ होती है। ठीक है, तो एमएमएफ जैसे जैसे बनता है, एमएमएफ की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे फ्लक्स भी बढ़ता है, और फ्लक्स बढ़ता है तो वैसे वैसे बी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। मतलब कि यदि हम एमएमएफ को चेंज करते हैं तो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू भी पूरा चेंज हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने एक रिलेशन और पढ़ी थी जो कहती थी कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, या ये रिलेशन कहती थी B इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर एच। अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं अपन इसके बारे में, कि जो B है वो डिपेंड करता है H के ऊपर। यदि H की वैल्यू चेंज होगी तो करस्पॉन्डिंग B की वैल्यू भी चेंज होगी। H को हम इंक्रीज करेंगे तो B भी इंक्रीज होगा, H को हम डिक्रीज करेंगे तो B भी डिक्रीज होगा। ठीक है, H किस पे डिपेंड करता है, तो H डिपेंड करता है करंट पे। ठीक है, कैसे, देखिए N और L जो हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं या लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ हैं, वो तो एक बार हमने सोलेनॉइड बना दिया तो फिक्स हो जाएंगे। ना तो हम N को चेंज कर पाएंगे, ना इस लेंथ को चेंज कर पाएंगे। एक बार जो हमारा ये सर्किट जब बन गया तो हम सिर्फ किसको चेंज कर पा रहे हैं, हम करंट को चेंज कर पा रहे हैं इस रेजिस्टेंस को चेंज करके। ठीक है, तो इसका मतलब है कि B डिपेंड कर रहा है H पे और H डिपेंड कर रहा है I पे। यदि हम I को चेंज करेंगे तो H चेंज होगा, और H चेंज होगा तो B भी चेंज होगा, और इसी का हमको कर्व यहां पर बनाना है। ठीक है, यही कर्व अपन लोग यहां पे ट्रेस करने की या ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना PH कर्व या हिस्टेरेसिस लूप। तो ये हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने वो जो सेटअप हमने बनाया था उस सेटअप में हम लोग सबसे पहले जीरो करंट रखेंगे, और हम अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हैं, मतलब शुरू में उसमें कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं है। तो करंट जीरो तो H भी जीरो। ठीक है, और उसमें फ्लक्स भी जीरो, तो H की वैल्यू भी जीरो है, फ्लक्स की वैल्यू भी जीरो है। हम यहां पर हैं, सबसे पहले हम धीरे धीरे क्या करते हैं, करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना चालू करते हैं। धीरे धीरे हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो H की वैल्यू ऐसे बढ़ती जाती है। ठीक है, इधर H की वैल्यू बढ़ेगी। जब H की वैल्यू बढ़ेगी तो इस रिलेशन के हिसाब से B की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो देखिए B की वैल्यू भी ऐसे करके इंक्रीज होना चालू होती है। तो किस पाथ से होती है, जैसे जैसे हम H बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे B बढ़ेगा इस पाथ से। ठीक है, इस पाथ को फॉलो करता है हमारा कर्व, और इस पाथ से होता हुआ, ठीक है, इस पाथ से ये जो ऐसा जो है ऐसा हमारा कर्व जाता है O A की तरफ। ठीक है, मतलब जब H बढ़ाना चालू किया तो B की वैल्यू भी बढ़ना चालू हुई। जैसे जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल फील्ड जब इंक्रीज होता है तो वैसे वैसे उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर फ्लक्स भी इंक्रीज होता है, और फ्लक्स इंक्रीज होता है तो फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, और वो इस पाथ को फॉलो करता है ऐसा, और ऐसे फॉलो करते हुए वो पहुंचता है A तक। A पहुंचने के बाद फिर वो ऐसे फ्लैट हो जाता है। फ्लैट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल हमने लिया है उसकी एक लिमिट होती है फ्लक्स को अपने अंदर कंटेन करके रखने की। उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद उसमें फ्लक्स और ज्यादा बढ़ नहीं सकता, मतलब कि वो क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। एक हम सैचुरेशन की रीजन में पहुंच जाते हैं। ये रीजन कहलाता है सैचुरेशन का रीजन। मतलब कि ये जो हमारा मटेरियल था इसके अंदर फ्लक्स धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू करेगा। जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे इसके अंदर फ्लक्स इंक्रीज होना चालू करेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब इसके अंदर फ्लक्स और ज्यादा इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, या पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगा फ्लक्स के लिए। फ्लक्स के लिए सैचुरेट होगा तो फ्लक्स डेंसिटी भी सैचुरेट हो जाएगी। ठीक है, और हम लोग चाहे कितना भी यहां से एक्सटर्नल फील्ड को इंक्रीज करते जाएं, इसके अंदर फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा। तो मतलब कि ये फ्लैट हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है और H इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम लोगों को इस आगे की
कंडीशन को नहीं पढ़ना है, हम लोग यहीं तक बस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो बी होता है, देखिए ये कहलाता है बी मैक्स, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एच होता है उसको अपन बोल देते हैं एच एम, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ करस्पॉन्डिंग टू बी मैक्स, ठीक है। तो यहां तक हम लोग बढ़ाएंगे। अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस करंट की वैल्यू को धीरे धीरे कम करना चालू करेंगे, हम इसको रिड्यूस करेंगे, तो ये जो फील्ड हम बना रहे थे एच, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये करंट की वैल्यू जब कम होगी तो एच की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है। यदि करंट कम तो एच भी कम हो जाएगा, ठीक। एच जब कम होगा तो बी की वैल्यू भी कम होगी, बिकॉज बी डिपेंड्स अपॉन एच। यदि एच रिड्यूस हो रहा है तो बी भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो बी जब रिड्यूस होगा तो आइडियली उसको ऐसे ही रिड्यूस होना चाहिए वापस, जब एच कम हो रहा है तो बी भी कम हो रहा है तो उसको ऐसे होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू हिस्टेरेसिस, ड्यू टू लैगिंग बिहाइंड ऑफ बी, ठीक है, ड्यू टू लैगिंग बी बिहाइंड एच, बी जो है वो एच के पीछे पीछे चलता है, उसके साथ साथ नहीं आ पाता है, तो इसलिए जब हम एच को रिड्यूस करते हैं तो बी जो है वो स्लोली रिड्यूस होता है, एच तेजी से रिड्यूस होता है, बी स्लोली रिड्यूस होता है, और वो इस पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, ड्यू टू हिस्टेरेसिस। यदि कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो आपको बताएंगे यही तो प्रॉपर्टी है हिस्टेरेसिस की, ठीक है, लैग करना। बी जो है वो एच को लैग कर रहा है और वहां से होता हुआ इस रास्ते से ये ऐसे वापस आता है, ठीक है। ऐसे धीरे 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 हम एच को कम करते जा रहे हैं, धीरे धीरे एच को कम करते करते एच को 0 पे पहुंचा दिए, तब बी की वैल्यू कितनी है, तब बी की वैल्यू इतनी है। मान लें कि ये सी पॉइंट है, मतलब वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है, वो ए सी पाथ को फॉलो कर रहा है। ए सी पाथ को फॉलो करते हुए एच की वैल्यू हो गई 0, लेकिन बी की वैल्यू नहीं हो पाई है 0, मतलब कि कुछ न कुछ उसमें फ्लक्स बचा रह जाता है, मतलब हमने एक्सटर्नल फील्ड को हटा लिया, एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर दिया, उसके बाद भी कुछ न कुछ फ्लक्स उस मटेरियल में रह जाता है, उसको अपन बोलते हैं बी आर, विच इज नोन एज बी आर इज रेसिडुअल फ्लक्स, और उसके करस्पॉन्डिंग जो डेंसिटी होती है वो कहलाती है रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो एक्चुअल में रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी क्या है, रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि हम उस मटेरियल के ऊपर लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स को यदि रिमूव भी कर लेते हैं तब भी उसके अंदर कुछ न कुछ फ्लक्स जो है वो बचा रह जाता है, कुछ न कुछ फ्लक्स डेंसिटी जो है वो बची रह जाती है। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है रिटेंटिविटी, मतलब द प्रॉपर्टी टू रिटेन फ्लक्स इन द मटेरियल। रिटेन करने की प्रॉपर्टी कहलाती है रिटेंटिविटी, और जो फ्लक्स बचा रह जाता है उसको बोलते हैं रिमेनेंस। तो यदि कोई पूछे कि व्हाट इज रिमेनेंस, तो आपको बताना है कि यदि हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब अपन मैग्नेटाइज करते हैं तो उसके अंदर कुछ फ्लक्स इंड्यूस होता है, कुछ फ्लक्स आ जाता है, लेकिन जब हम उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हैं तो फ्लक्स पूरी तरह से हट नहीं पाता है, थोड़ा बहुत फ्लक्स जो है उस मटेरियल में बचा रह जाता है, वो कहलाता है रिमेनेंस, और वही कहलाता है रेसिडुअल फ्लक्स या रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, जिसको बी आर से अपन शो करते हैं। और इस डायग्राम में वो किसके बराबर है, वो ओ सी के बराबर है। देखिए ओ सी के बराबर है, तो बी आर इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। यदि हमको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अपन ओ सी के बराबर उसको बताएंगे। तो ये हो गया हमारा रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। एच की वैल्यू को 0 होने के बाद भी जो फ्लक्स बचा रह जाए वो कहलाएगा रेसिडुअल फ्लक्स। इसको अपन फिजिकली कैसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई भी एक मैं लोहे का टुकड़ा लाया, कोई स्टील का टुकड़ा लाया, या कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैं पीस लेकर के आ रहा हूं, उस पीस को यदि मैं कभी भी किसी भी समय यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो उसमें कुछ फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा, और उसके बाद मैं उस फील्ड से उसको हटा भी लेता हूं, उसको किसी दूसरी जगह ले जाऊं, दूसरे कमरे में ले जाऊं, दूसरे मोहल्ले में ले जाऊं, दूसरे शहर में ले जाऊं, तो भी उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वो फ्लक्स बचा रह जाता है हमेशा, ठीक है, हमेशा वो फ्लक्स बचा रह जाएगा, और हमेशा उस फ्लक्स के बचने को ही अपन बोलते हैं रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी या रेसिडुअल फ्लक्स, ठीक है, बचे हुए फ्लक्स को। क्लियर है? आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन और आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया था, करंट की वैल्यू को कम करते 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 0 पे ले आया था। अब मैं करंट को रिवर्स डायरेक्शन में लगाऊंगा, ठीक है। यहां पर जो हम लोगों ने जो
सेटअप बनाया था उसमें यहाँ पर एक ऐसा भी मैकेनिज्म लगा रहता है, एक ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पर लगा रहता है, वो टू वे स्विच रहता है, डबल पोल टू वे स्विच रहता है, जो कि इसकी डायरेक्शन को, पोलैरिटी को अपोजिट कर देता है। अब जो है पॉजिटिव इस साइड आ जाता है, नेगेटिव इस साइड हो जाता है, तो करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है। जब करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है। पहले इधर नॉर्थ बन रहा था, इधर साउथ बन रहा था, अब क्या बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा और इधर साउथ बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जो मैकेनिज्म है उसके द्वारा हम लोग करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, उसको रिवर्स करते हैं, तो एच भी जो है वो भी रिवर्स हो जाता है और एच अपन इस डायरेक्शन में इंक्रीज करना चालू करते हैं। जीरो से अपन नेगेटिव डायरेक्शन में उसको इंक्रीज करना चालू करते हैं। जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में उसको इंक्रीज करना चालू करते हैं तो बचा हुआ जो फ्लक्स था, याद है आपको, ये जो बचा हुआ फ्लक्स रह गया था मटीरियल में, ये धीरे धीरे रिवर्स डायरेक्शन में होने के कारण धीरे धीरे कम होने लगता है और वो इस पाथ को फॉलो करता है। इस प्रकार से इस पाथ को वो फॉलो करता है। ठीक है, इस हिसाब से इस डायरेक्शन में, और वो करता है सी डी की तरफ आता है। ठीक है, यहां आने के बाद क्या होता है, वो जो बचा हुआ जो फ्लक्स था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। इतने नेगेटिव डायरेक्शन फील्ड के कारण, फील्ड के इतनी रिवर्स वैल्यू के कारण वो जो बचा हुआ फ्लक्स जो उसमें रह गया था वो रेसिडुअल फ्लक्स जीरो हो जाता है। इसका मतलब क्या है, एच की वो वैल्यू जब बी की वैल्यू जीरो हो गई है, देखिए यहां पर बी जीरो है, ये बी की वैल्यू थी, ये बी ऐसे करते हुए यहां पर जीरो हो गया, लेकिन एच की वैल्यू कितनी हो गई, वो इतनी हो गई, और इसको अपन बोलते हैं एच सी। ठीक है, एच सी क्या होता है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एच सी इज नोन एज कोर्सिव फोर्स। ठीक है, एच सी क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोर्सिव फोर्स। इसका मतलब क्या है, ये हमको समझ में आ रहा है, एच की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एच एट विच B becomes zero, मतलब फ्लक्स डेंसिटी becomes zero, रेसिडुअल फ्लक्स becomes zero। तो इसका मतलब क्या है, कोर्सिव फोर्स वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स है जो कि किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक फ्लक्स को कंप्लीटली वाइप ऑफ कर देता है। ठीक है, किसको, फ्लक्स को कंप्लीटली वाइप ऑफ कर देता है, वो फ्लक्स कहलाता है कोर्सिव फोर्स। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोर्सिव फोर्स क्या है, इट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वाइप ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बी आर रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी और एच सी मतलब कोर्सिव फोर्स। ठीक है, कोर्सिव फोर्स किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को कंप्लीटली अनमैग्नेटाइज करने के काम में आता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में ये अपन चल रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में हम करंट को और बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो जो फ्लक्स है जो जीरो पे आ गई थी, ये देखिए फ्लक्स डेंसिटी जीरो पे आ गई थी, वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना चालू हो जाएगी। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में उसमें फ्लक्स बनेगा, जो पहले नॉर्थ पोल था अब वो साउथ पोल बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके इंक्रीज होती जाएगी। जैसे सिमिलरली जैसे पॉजिटिव में बढ़ा था, सेम वैसे अब वो नेगेटिव में बढ़ना चालू हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और पहुंच जाएगा अपने फिर सैचुरेशन पॉइंट ई पर, और इसके बाद वो फिर फ्लैट हो जाएगा। मतलब इसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में करंट को और बढ़ाने के बाद भी नेगेटिव जो फ्लक्स डेंसिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगी, अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा माइनस एच एम। सेम जैसे यहां पे प्लस एच एम था और बी एम था, ये माइनस बी एम करस्पॉन्डिंग माइनस एच एम रहेगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये पहुंच जाएगा अपने सैचुरेशन पॉइंट तक, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हमको मिल गई। इसके बाद अपन और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पर अपन रुक जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में करंट को धीरे धीरे कम करना चालू करेंगे। जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में धीरे धीरे करंट को कम करेंगे तो इस डायरेक्शन में से कम होगा, इस डायरेक्शन में कम होते होते फिर वो यहां पहुंच जाएगा, कहां पर, पॉइंट एफ पर। यहां पर क्या होगा, फिर H की वैल्यू जीरो हो गई है, करंट की वैल्यू जीरो किया तो H की वैल्यू जीरो हो गई है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड जो था वो फिर हमने हटा लिया है, एक्सटर्नल फील्ड हटा लिया तो फिर कुछ ना कुछ फ्लक्स बचा रह गया, ये भी कहलाएगा रेसिडुअल फ्लक्स। ठीक है, और ये कहलाएगा रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। तो इस डायरेक्शन में हमारा EF डायरेक्शन में ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट को फिर इंक्रीज करना चालू करेंगे, तो इस पाथ को फॉलो करेगा, इस पाथ को फॉलो करते हुए पहुंच जाएगा यहां पर EFG पॉइंट पर। यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए B की वैल्यू जीरो हो गई है, लेकिन H की वैल्यू जो है वो कुछ न कुछ रह गई है, जो कहलाएगा हमारा प्लस HC, मतलब कोर्सिव फोर्स। ठीक है, कोर्सिव फोर्स मतलब
जो इस रेसिडुअल फ्लक्स को कंप्लीटली जीरो करने के काम आता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो बी की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होगी और फिर ये अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगी और इस प्रकार से ये लूप हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कैसा लूप बना, ए सी डी ई एफ जी ए। ठीक है, ये लूप हमारा बन गया ए सी डी ई एफ जी ए, ये हमारा लूप बन गया और यही लूप कहलाता है हिस्टेरेसिस लूप या हिस्टेरेसिस कर्व या बीएच लूप या बीएच कर्व। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक बहुत खास बात है। देखिए, सबसे शुरू में जब हमने अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया था तब वो 0 पर था और एक बार जब हमने इसको मैग्नेटाइज किया तो ये इस पाथ को फॉलो करता है, इस पाथ को फॉलो करता है और फिर इस पाथ को फॉलो करता है। ये कभी भी वापस 0 पर नहीं आ पाता, मतलब कभी भी अब वो मटेरियल अनमैग्नेटाइज्ड नहीं हो पाता। हम कभी भी अब उस मटेरियल को कहीं पर भी लेकर के जाएं तो उसमें कुछ न कुछ रेसिडुअल फ्लक्स बचा रह जाता है। तो इस प्रकार से एक बार जब हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ तो फिर कभी भी वो अनमैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। देखिए, ये मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर अनमैग्नेटाइज हो रहा है, फिर मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर अनमैग्नेटाइज हो रहा है और इस प्रकार से ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलते रहती है। हम लोगों ने अपने जो सेटअप है उसमें यहाँ पर लिया था डीसी वोल्ट और हमको बार बार उस स्विच से जो है पोलैरिटी को चेंज करना पड़ रहा था। मान लो मैं यहीं पर ले लेता एसी को, तो क्या होता, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, मतलब इसके जो पोलैरिटी की जो डायरेक्शन है वो नेचुरली चेंज होती। तो जो ये जो डायरेक्शन है वो नेचुरली चेंज होती और ये बार बार जो है फील्ड अपनी डायरेक्शन को चेंज करता, फील्ड अपनी डायरेक्शन को चेंज करता तो एच की वैल्यू बार बार चेंज होती, इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ, और ये बार ये कर्व जो है बार बार बनता। ठीक है, तो इसलिए जितनी भी एसी मशीन्स होती हैं, जैसे ट्रांसफार्मर है या हमारा सिंक्रोनस मशीन है, इंडक्शन मशीन है, इन सारी मशीन्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वहां पर नेचुरली जो है वो करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। करंट की डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो फील्ड स्ट्रेंथ है, फील्ड इंटेंसिटी है, उसकी डायरेक्शन भी नेचुरली जो है वो चेंज होती जाती है। ठीक है, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, इससे इफेक्ट ये पड़ता है कि इस लूप का जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया ऑफ लूप वो इज इक्वल टू होता है लॉस के। ठीक है, किसके बराबर होता है, लॉस के। और इस लॉस को अपन क्या बोलते हैं, इसी लॉस को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, इसी लॉस को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक, तो ये जो लॉस हो रहा है, मान लो कि ये बार बार ये लूप बनेगा तो बार बार उसमें हिस्टेरेसिस लॉस होगा, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी तो जो एरिया ऑफ लूप मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी करते हैं तो टोटल लॉस आता है। ठीक है, एक साइकिल में लॉस इज इक्वल टू एक साइकिल का पावर लॉस। ऐसे जितनी साइकिल्स बनती हैं, जितने बार ये रिपीट होता है, उसको अपने को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी को। जैसे एक हर्ट्ज में हमारे 50 साइकिल्स होते हैं, एक सेकंड में अपने 50 साइकिल्स बनते हैं, तो एक सेकंड में 50 बार ये लूप बनेगा तो 50 बार वो हिस्टेरेसिस लॉस होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी एसी मशीन जिसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है उसमें कितना ज्यादा फिर हिस्टेरेसिस लॉस होगा। इसलिए हिस्टेरेसिस लॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और हर प्रकार की मशीन को बनाने से पहले हमको इस हिस्टेरेसिस लूप को स्टडी करना पड़ता है कि किस मटेरियल का हिस्टेरेसिस लूप कैसा है। मान लो इसका एरिया कम हो जाए तो लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, मान लो इस प्रकार से चौड़ा हो जाए तो एरिया तो बढ़ जाएगा लेकिन इसकी जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि उसमें ज्यादा फ्लक्स कंटेन हो सकता है। तो उस प्रकार के जो मटेरियल होते हैं जिसमें ये जो हाइट है ये ज्यादा रहती है, तो उस प्रकार के मटेरियल जो है वो जनरली परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आते हैं। और जिसमें ये लूप का एरिया कम होता है उस प्रकार के मटेरियल्स जो होते हैं वो जनरली बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, ट्रांसफार्मर हैं, उसके कोर को बनाने के काम में आते हैं। इस प्रकार से अलग अलग टाइप के लूप, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स का अलग अलग टाइप का लूप होता है और इस प्रकार से उनकी जो इंपॉर्टेंस है या जो उनका यूज है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये हिस्टेरेसिस लूप समझ में आ गया होगा, इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा, इसका यूज समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये है हमारा कंप्लीट हिस्टेरेसिस लूप। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म क्या था, रेसिडुअल फ्लक्स और कोर्सिव फोर्स। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।